कॉलेज में एक वीडियो दी है जो करवाई है, वो वीडियो को यूज कीजिएगा इनिशियल के लिए। और इसमें अब मैं असल बात की तरफ लेके चल रहा हूँ। कल तक मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको इनिशियल सिखाऊं, कैश फ्लो का एक स्टेटमेंट बनाओ, और आपसे मैंने एक बनवाया है। अब समझ ये गया आपके कि कैश फ्लो जब बनाने जा रहे हैं तो याद रखिए कि 3 स्टेप्स हैं, 3 सेक्शंस हैं कह लीजिए। क्या? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग के अंदर मैंने आपको अभी समझिए ऑपरेटिंग में 3 हिस्से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, उसमें फिर 2 चीजें ऐड करना सीखा। कौन सी 2 चीजें? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ठीक है। फिर करंट एसेट का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज ट्रीटमेंट सिखाया, और आप पहुंच गए किस पर? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब याद रखो, जो सीख चुके हो अगली चीज जब आएगी वो इसी में ज्वाइन करेगी। तो एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी मिलती जाएगी। आज ये नहीं होगा कि मैं सब सिखा दूंगा, लेकिन आज ये होगा कि हम पहली दफा उस तरह पढ़ेंगे जिसमें डबल चीजें होंगी। अच्छा, दूसरा सेक्शन में आओ। कौन सा सेक्शन था दूसरा? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में 2 बातें थी। कौन सी 2 बातें थी? एक सेल और एक परचेज। यही था ना? सेल जब किसी फिक्स एसेट में डिक्रीज है तो सेल्स, फिक्स एसेट में इंक्रीज है तो परचेज। ये सादा सा है, ये चंद फॉर्मूले हैं जो आप समझे लिखते जा रहे हैं। इसी के बाद आप आए इसमें, आप सबसे पहले इसके फाइनेंसिंग में आए। फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल का इश्यूएंस इंक्रीज हो रहा है तो शेयर कैपिटल का इश्यू हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। शेयर कैपिटल कभी डिक्रीज। फिर आपको कैश डिविडेंड बताया, फिर लायबिलिटी में बताया, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इश्यूएंस, डिक्रीज होगी तो पेमेंट। ये आपको स्टेप बताया। पूरा बोर्ड आ रहा है आपको? पूरा। कल आपको फिर हमने एक जगह पर सबसे पहली चीज जो सिखाई, मैं ये इसलिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कल मैंने ये चीज लिखी नहीं थी बोर्ड पे। थोड़ा सा इसको मैं लिखना सिर्फ इसलिए चाह रहा हूं ताकि सही है, ताकि एक दफा सारी चीजें आपके सामने भी आ जाए। और अब आज देखिए कि क्या पहली बात ये सिखाई कि अगर कल को आपने कैलकुलेट करना हो, कंप्यूट करना हो, क्या चीज? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, तो क्या करेंगे आप एक अदद रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाएंगे। रिटेन अर्निंग के इस टी अकाउंट में हमेशा राइट हैंड साइड पे डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर हमेशा बीडी बैलेंस लिखेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस। इस ओपनिंग बैलेंस के अपोजिट साइड पर हमेशा क्रेडिट बैलेंस यानी लास्ट ईयर का, ये होगा लास्ट ईयर का और ये होगा करंट। मैडम आप सुन लीजिए बस। उसके बाद यहां पर क्या चीज आएगी? एक कैश डिविडेंड और दूसरा आएगा स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, ये दोनों फिगर हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं। तीसरी चीज आएगा रिजर्व्स, लेकिन जहन में रहे रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस? रिजर्व्स कभी भी लिखा हुआ नहीं होगा नीचे कैश डिविडेंड या स्टॉक। रिजर्व कहाँ होगा? जो बैलेंस शीट बनी होगी उसके रिटेन अर्निंग बिल्कुल नीचे, और उसमें फिर नजर आएगा कि इजाफा होगा। रिजर्व्स कभी कभी कम भी हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं लिख रहा कि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। बहुत हाई क्लास के क्वेश्चन में रिजर्व्स को करके तुम्हारे लेवल पे नहीं होगा, लेकिन ऐसी मैं यहाँ फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा। मगर समझ लो कि अगर रिजर्व बढ़ता हुआ ना हो, डिक्रीज होता हुआ तो रिजर्व को कहां लिखेना? यहाँ, वरना हमेशा 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 रिजर्व या तो नहीं आएगा या फिर आएगा तो इंक्रीज होता हुआ आएगा, ठीक। उसके बाद आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, और अगर आपको इस साइड पे कमी होगी तो ये होगा क्या? नेट प्रॉफिट। और अगर इसी के अपोजिट आपको
इधर कमी नजर आए तो आप कह सकते हैं क्या है, नेट लॉस। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब आज की दूसरी बात, दूसरे नंबर पे आपको सिखाया गया था अमोर्टाइजेशन के बारे में, बल्कि कहना चाहिए डेप्रिसिएशन के बारे में, और उसके बाद अमोर्टाइजेशन। याद रखिए कि अमोर्टाइजेशन के बारे में मैंने आपको सिखाया कि अमोर्टाइजेशन किस पर चार्ज होती है, हमेशा चार्ज होती है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर। कैसे पहचानते हैं कि अमोर्टाइजेशन है, तो जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी मिसाल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इस तरह की चीजों में लास्ट ईयर से करंट ईयर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी अगर आपके पास दो बैलेंस है, ये ईयर 2 है और ये ईयर 1 है, यहां लिखा था पेटेंट्स और लास्ट ईयर में पेटेंट था 15,000, इस साल में नजर आ रहा है कितना, 10,000। क्या नजर आ रहा है आपको कि पेटेंट की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, कितने अमाउंट से, तो ये वाले में आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये 5,000 क्या है, अमोर्टाइजेशन है। लेकिन अब नई बात, आने वाले कल को ऐसा भी हो सकता है, दिस इज वन सिचुएशन। द सेकंड सिचुएशन आई एम गोइंग टू टेल, जो अभी तक नहीं आई है लेकिन फ्यूचर में आ सकती है। लिखा था पेटेंट्स, पिछले साल बैलेंस था 15,000, इस साल हो गया, क्या हुआ, बढ़ा। हमें नजर आया कि पेटेंट क्या हो गया, 10,000 से बढ़ गया। नाउ व्हाट, क्या करेंगे, क्या समझेंगे, जवाब भी जल्दी खुद ही दे देता हूं। नाउ इट इज गोइंग टू एज जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि पेटेंट है क्या, इंटेंजिबल, पूरा नाम क्या है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। पेटेंट है क्या चीज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। पेटेंट्स बुनियादी तौर पर ये वो बुनियादी हकूक होते हैं जो हमें किसी चीज की प्रोडक्शन के हासिल होते हैं। मसलन आप लोग यकीनन सुबह सुबह उठ के टूथब्रश करते होंगे, बिल्कुल सर, ब्रश करते हैं, बिल्कुल सर, उसके लिए कोई ना कोई मंजन इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट मंजन। लेकिन अब आप सोचिए कि हर टूथपेस्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं एक से दूसरा डिफरेंट फ्लेवर का होता है, 1000 दावे हो लेकिन सबका अलग अलग है। क्यों, क्योंकि है सब टूथपेस्ट, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी पेशी के साथ, सबका अपना अपना क्या है, फॉर्मूला है। तो वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला उन्होंने क्या करवाया हुआ, अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ। कोई भी एक टूथपेस्ट दूसरे टूथपेस्ट से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं हो सकता। इसी तरह मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं, जरा सोचिए हर मोबाइल फोन का डिजाइन अलग होता है। किसी में चार्जर आप इधर से लगा रहे हैं, किसी में राइट से, किसी में हेडफोन अलग है, किसी में बैक पे स्पेस की इधर है, किसी में ऑन का स्विच इधर है। क्यों, क्योंकि जो कंपनी अपने डिजाइन करती है प्रोडक्ट, उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवाती है। आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का एक इदारा है। वो इदारा किसी शख्स को अपने नाम के साथ कोई आइडिया, कोई फॉर्मूला, कोई चीज भी ऐसी नहीं अपने नाम के साथ रजिस्टर करवाने की इजाजत देता है, एक फीस के साथ। शहर के लिए करवाओगी, मुल्क के लिए करवाओगी, थोड़ी फीस होगी, दुनिया के लिए करवाओगी, बड़ी फीस होगी। लेकिन वो इजाजत आपको मिलती है, उसके बाद उस तरीके से वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड पेटेंट। तो आप जानते हैं कि दरअसल कोई फॉर्मूला या कोई भी चीज एक साइंटिस्ट बनाता है। जैसे आप जानते हैं कि एक बल्ब, पहले वो येलो वाला पीला वाला बल्ब होता था दुनिया में, जो एडिसन ने, थॉमस एडिसन ने इजाद किया था। एक बोला ना मैं, ग्राहम बेल ने तो इजाद नहीं किया था ना, थॉमस एल्वा एडिसन, ग्राहम बेल ने क्या इजाद किया था? हाँ, मैं इस्तेमाल नहीं करता ना मोबाइल फोन, बिल्कुल सही।
अब जो आपने थॉमस एडिसन ने जो बल्ब इजाद किया उसके बाद ट्यूबलाइट आई, वो चौकट स्टार्टर वाली, पता नहीं अभी भी शायद कोई जो घर में आपके पड़ी होगी, तो पुरानी चल रही होगी तो चल रही होगी। फिर वो खत्म होने के बाद एनर्जी सेवर्स आ गए, एनर्जी सेवर्स खत्म होने के बाद एलईडी बल्ब्स और एलईडी ट्यूबलाइट्स है। अब ये सब क्या है? इनोवेशन है। ये सब किसी ना किसी साइंटिस्ट, किसी ना किसी ने इजाद किए होंगे। तो कंपनी क्या करती है? साइंटिस्ट की इजाद को खरीद लेती है। तो जिस तरह कोई कंपनी बिल्डिंग खरीदती है, मशीन खरीदती है, फर्नीचर खरीदती है, उसी तरह वो एक फॉर्मूला, एक डिजाइन, एक परचेज करती है। तो इसीलिए ये पेटेंट का बढ़ना असल में क्या है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। यानी परचेज ऑफ फिक्स एसेट का मतलब कहां? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वरना अमोर्टाइजेशन तो कहां आया था? नेट इनकम के नीचे आया था। तो आज के बाद ये आपने सीख लिया, जान लिया कि अगर कल को हम किसी इंटेंजिबल से डील करते हैं, इसमें कॉपीराइट भी आता है, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल है। कैसे कॉपीराइट? किसी चीज को पब्लिश करने का फन, जो राइट्स आप हासिल करते हैं, फिल्म है, ये है, सब कॉपीराइट्स होते हैं ना। तो आज के बाद ये दूसरा पॉइंट आपके सामने हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ, अब हम जा रहे हैं, हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन के हवाले से और हमने पढ़ा परचेज के हवाले से। पिछले तमाम सवालात में हमने देखा कि हमें जब आपको सिखा रहे थे परचेज और क्या सेल्स, तो हमने एक जगह एक फिक्स एसेट को परचेज करवाया, बंद तो नहीं हुआ ये नहीं 11 मिनट। जब हमने एक एसेट को परचेज करवाया तो दूसरे एसेट को क्या करवा दिया? सेल करवा दिया। इसकी वजह ये थी कि हम आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहते हैं। लेकिन इतनी अकल यकीनन आप सब रखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि एक एसेट में एक ही वक्त में सिर्फ परचेज हो, सेल ना हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आज अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं वो ये सिखाने जा रहा हूं सवाल कि अगर एक ही वक्त में एक एसेट के अंदर हमें क्या नजर आए? परचेज भी और सेल्स भी, तो हम कैसे कैसे डील करेंगे और क्या चीज बढ़ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसके लिए मैं ज़बानी के बजाय एक मिसाल इस्टेब्लिश करके उस चीज को समझाऊंगा। ठीक है, फर्ज कीजिए कि वैसे ही आपके पास, और यही मिसाल आप अपने पास नोट करते हुए फॉर्मूला लिखिएगा ताकि वो फॉर्मूले के साथ है। लेकिन अभी पहले मुझे अच्छी तरह सुन लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव भी होगा, पिक्चर भी ले लीजिएगा ताकि आप इसे सुनने का सवाल। फर्ज कीजिए कि दो एयर है, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि हर सवाल में हम इसी से खेल रहे हैं। एक एयर 1 होगा और एक एयर 2 होगा। लेट्स सपोज एयर 2 और एयर 1 के बाद आपको बताया गया क्या? फर्नीचर। आपने देखा है कि फर्नीचर के साथ आपको बताया गया कि पिछले 4 साल फर्नीचर की वैल्यू थी 10,000। इस साल आपको उसकी वैल्यू नजर आती है 25,000। अब अगर आप अपनी माजी की नॉलेज जो कल तक की थी वो इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे सर फर्नीचर 25,000 बढ़ गया है 10,000 से, तो 15,000 का फर्नीचर परचेज हुआ है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाके ले दीजिए। यही है आपकी नॉलेज। लेकिन अब समझिए कि बाकी तमाम कंटेंट्स अपनी जगह है, लेकिन उसी के नीचे आपको एडिशनल डाटा में एक और चीज, लेकिन हाँ उसके साथ एक और आइटम ऊपर मुझे लिखना चाहिए था, वो ये है अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि इसका फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन था ये था 1,000 और ये था 2,500। ठीक है, मैं बिल्कुल सारा फिगर रखता हूं। अब यहां पर एक एडिशनल डाटा आपको प्रोवाइड किया गया। उस एडिशनल डाटा में आपको बताया गया कि जनाब ड्यूरिंग द ईयर 5,000 कॉस्टिंग का फर्नीचर, 5,000 कॉस्टिंग का फर्नीचर सोल्ड होता है 2,000 पर। ठीक, हैविंग accumulated depreciation, इसका accumulated depreciation था 500 रुपए। अब 3 इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा लॉजिक लाना पड़ेगा। पार्ट वन में सेल करते थे, फिक्स एसेट सोल्ड होता था।
एक कंपटीशन करते थे, कंपटीशन फॉर गेन और लॉस। इस ट्रांजैक्शन की वजह से 3 जगह पर फर्क आएगा। पहला फर्क या पहला आइटम नॉन कैश, ऐसा में फंड फ्लो जो बनाते थे तो उसमें लिखते थे नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन की क्या हो? 2500। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दूसरा पॉइंट, परचेज ऑफ फर्नीचर में क्या वैल्यू लिखी जाएगी? अब आप हिम्मत नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे सेल ऑफ फर्नीचर में कितनी वैल्यू लिखी जाएगी? याद रहे कि ये वाली चीज सिर्फ वो है जो ऑपरेटिंग की है, बाकी ये दोनों किसकी है? इन्वेस्टिंग की है। गैप मैंने ऐसी रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको अलग अलग है, दोनों एक ही जगह पर है, ये ऊपर है। क्लियर है मेरी बात? अब समझना ये है, आपको पहली बात जो आपने बोली तो पहली बात समझ लीजिए कि फर्नीचर जब सेल हुआ है ना, तो फर्नीचर जब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो एक बात तो सही है कि परचेज हुआ है, लेकिन फर्नीचर सेल भी हुआ है। तो अब ये ऐसे नहीं है कि हम फौरन निकाल, थोड़ा सा मालूम है कि एक दफा फर्नीचर बढ़ा भी है और एक दफा फर्नीचर कम भी हुआ। इसी तरह डेप्रिसिएशन जो आपने फौरन बोला 2500, तो डेप्रिसिएशन साल के दौरान रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन फर्नीचर के बिकने की वजह से डेप्रिसिएशन राइट ऑफ भी हुआ होगा। अब पता नहीं आप राइट ऑफ को याद रखें या ना रखें, या समझ में आता है नहीं आता, मैं भी आपको समझाता हूं। लेकिन पहली चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे ही ये डाटा आ जाए, आपका एक काम होगा कि आप ये कंपटीशन करते थे, क्या? कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कह लीजिए या फर्नीचर कह लीजिए। ठीक है? यस। सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 5,000। माइनस करेंगे पुराना इस पर मौजूद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि इसका 500 दिया हुआ है, 500 ये बना 4,500। क्या है ये है आपकी बुक। इसमें से माइनस की जाएगी क्या चीज? सेलिंग। क्या है सेलिंग प्राइस? 2,000। क्या हुआ? 2500 रुपए का गेन या लॉस? तो बुक वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो 2,500 या 2500 रुपए का लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। नहीं, अब जरा सोचो, आज लॉस है, कल को गेन भी हो सकता है। तीसरी सिचुएशन, नो लॉस नो गेन भी हो सकता है। अब ये दिमाग में आपके बैठना चाहिए, जो बात लॉस के लिए समझाऊंगा वही बात गेन के लिए होगी रिवर्स में। लेकिन एक चीज ये पहले यहां पे और क्लियर कर लीजिए कि देखिए इस वक्त ये कितने डेटा दिया हुआ है, यानी कितना पॉइंट है? 1, 2, 3। पहले वाले दोनों को लेकर, यानी ये दोनों को लेकर के 5,000 की कॉस्ट और इसको लेकर क्या निकाला? कल को हो सकता है ये ना दे, बुक वैल्यू दे, रिवर्स जाके एक्यूमुलेटेड एक्शन निकालना हो सकता है। सेलिंग प्राइस ना दे, डायरेक्ट क्या दे दे? लॉस दे दे, सेलिंग प्राइस निकाल। अब ये बच्चों वाली बात मुझे लगता है कि आपको समझाने की इसे सत्ता की जरूरत काफी है, वरना एक सिचुएशन बताता रहा तो पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। 5 आइटम है, 5 में से हमेशा कितने देंगे? 3। आपने संभालना ये है कि 3 में से कौन है, उनको उसके हिसाब से लिखिए, बाकी को रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करके निकालिए, बट ये बनाना जरूरी है। ठीक है? अब हम यहां पहुंचने के बाद फौरी तौर पे 2 काम करेंगे। एक खदर हम बनाएंगे फर्नीचर का टी अकाउंट, और उसी के साथ हम बनाएंगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का टी अकाउंट। ठीक है? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन तमाम चीजों को क्या करना?
अगर इस वक्त मैं कहूं जो अभी तक काम किया है ये डेटा, इसमें से कोई, इन तीनों में से कोई आइटम लिख सकते हैं? लिख सकते, एक आइटम लिख सकती है। क्या लिख सकती है? सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये सोल्ड वैल्यू दी हुई है, यानी इस वक्त अगर कहो तो यहां पर क्या आ जाएगा, कितना? एग्रीड? ये हमेशा कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। यही है ना सेलिंग प्राइस, 2000 लिख दीजिए। तो सेलिंग प्राइस अगर गिवन है तो वो डायरेक्ट आ जाएगी। हाँ, अपनी वाली बात है, कल को लॉस दे दिया, बुक वैल्यू दे दी, रिवर्स गया, निकाला था। लेकिन अब दो चीजें फिर करनी है, एक ये और एक इसको निकालने के लिए ये टी अकाउंट, इसको निकालने के लिए ये टी अकाउंट। क्यों बनाया ये टी अकाउंट? ताकि वो वैल्यू निकल। अब जरा समझिएगा, देखिए पिछली दफा आपको अगर डायरेक्ट अगर समझते हैं तो डायरेक्ट समझिए, वरना अगर मैं कहूं कि इसकी एंट्री क्या होती थी, याद है आपको? किसकी सर? सेल की एंट्री क्या बनेगी अगर मैं कहूं एंट्री बनाने से? अगर फर्नीचर परचेज हुआ होगा तो ये एंट्री बनी होगी, फर्नीचर डेबिट और क्या लेते हैं कैश, फिर कैश फ्लो है ना, फिर कैश, क्योंकि अकाउंट डेबिट अगर होगा तो बाद में पेमेंट होगी तो कैश तो पे हो गया। साल के आखिर में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ होगा तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोनों एंट्री एग्री करते हो ना? तो सेल की क्या एंट्री हुई? कैश डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट और फर्नीचर। फर्नीचर कितने से क्रेडिट? फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 5000। लॉस कितने से डेबिट? 2500 से याद उठा लो। डेप्रिसिएशन सिर्फ 500, कैश 2000। यही देखो कैश आया तो यहां कैश प्लस हुआ, इसीलिए कैश डिस्टोर्टेड हो गया, कैश का इनफ्लो हो। परचेज में कैश का क्या निकालना है? आउटफ्लो। तो यहां जो भी आएगा परचेज में वो कैश किसमें लिखा जाएगा? लेकिन कैसे निकालना? ये ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? ये बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए बनवा के बता रहा हूं कि मैं जब ये टी अकाउंट बना रहा हूं तो लॉजिक से समझ के बनाओ, रट्टा या वो नहीं सोचो। पहला काम फर्नीचर का, वैसे ही इधर बीडी इधर और से अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि ओपनिंग इधर है, एसेट है, क्लोजिंग इधर, इसमें भी इधर बीडी और इधर एग्रीड। पूरा बोर्ड बदल आ रहा है, मेरी मेहनत जाया तो नहीं हो रही कोई, क्योंकि ये याद रखना कि भूल जाओ तो याद करने के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए खान साहब, कहां से अमाउंट आने लिखूं? फर्नीचर में पहले बीडी में क्या लिखूं? फर्नीचर की बीडी में कौन सा बैलेंस लिखूं? पूरा ईयर 1 का 10,000। अभी आपने बोला सर मैंने कर दिया, ईयर 1 का बैलेंस ओपनिंग होता है, बीडी ओपनिंग है, कितना लिखो? 10,000। सही है। अब क्लोजिंग तो बता सकते हो, 25,000। एग्रीड? यस सर। इसका ओपनिंग 1000, इसका क्लोजिंग 2500। कोई मुश्किल बात? नो सर। हमेशा ये फिल करना। कब कर रहे हैं ये बनाना जरूरी होगा? जब एक ही फिक्स एसेट बढ़ भी रहा है और उसके सेल कर रहे हैं, और जैसे ही वो आया उसका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड, क्योंकि सेल होते हुए डेप्रिसिएशन में भी फर्क होता है। तो हम सादगी के साथ 2500 का डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। अब जरा एंट्री बनाई थी, जरा पोस्टिंग सोचो। पहली एंट्री में फर्नीचर क्या हुआ था? क्यों डेबिट होता है फर्नीचर? क्योंकि फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ था? तीसरी एंट्री में फर्नीचर क्या हो रहा है? सेल्स क्रेडिट। तो यहां पर क्रेडिट कर दो, जिन फर्नीचर क्या होगा? एक चीज कान खोल के सुन लो, क्योंकि एंट्री में तो समझ में आ जाता है, लेकिन वैसे बता दूं कि फर्नीचर की कई वैल्यू लिखी होती है तो कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बार बार एंट्री तो नहीं बनाएंगे आप ऐसे। हमेशा फर्नीचर की उस वैल्यू से क्रेडिट करना जो उसकी क्या होगी? कॉस्ट। ये ना होगा कोई और वैल्यू उठा लो, सेलिंग प्राइस नहीं आनी है, क्या आनी है? कॉस्ट। क्योंकि आप देखिए आपने फर्नीचर को किससे क्रेडिट किया? तो कॉस्ट हमेशा आएगी, ठीक है। इसी तरह यहां आते हैं, दूसरी एंट्री बीच वाली देखो, अलाउंस एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर एक्शन क्या हुआ? तो अलाउंस फॉर एक्शन क्रेडिट किसकी वजह से होता है? जो साल का क्या होता है? जो साल का डेप्रिसिएशन होता है।
और दूसरी एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट क्या हुआ, डेबिट हुआ। ये जो डेबिट होता है ना, ये दरअसल कहलाता है कि साल के दौरान इतने से डेप्रिसिएशन क्या हुआ, राइट ऑफ हुआ या रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ का मतलब चूंकि फर्नीचर बिक गया तो उसका कैलकुलेशन खत्म कर दिया गया। समझ में आई बात? तो ये है वो जो साल पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ, और ये है वो जो फर्नीचर के बिक जाने की वजह से साल के दौरान। यानी अगर मैं कहता हूं कि इसमें आप इसकी वैल्यू फिट करो, देखो कैसे फिट करो। ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, परचेजेस की वैल्यू तो नहीं पता थी, खाली छूट डब्बा। यही तो गलत है ना, 15,000 निकाला उसको पहले निकालेंगे बोल रहे। सबसे पहले लिखो सोल्ड की वैल्यू, क्योंकि तुम्हें सोल्ड की वैल्यू कंफर्म है कितनी, 5,000। अब सोचो 20 और 25 कितना हो गया, 30,000। इधर भी कितना होगा, 30,000। 20,000। तो कितने की परचेजेस, 20,000। 20,000। 20 और 30 का डिफरेंस कितना बना। अब जरा सोचो क्यों 20,000 सर, क्योंकि फर्नीचर आपका होता 5,000 का, तो मैं जवाब दे रहा हूं, वीडियो खराब मत करिए। 10,000 का फर्नीचर साल के शुरू में था, साल के दौरान 5,000 का बेच दिया, कितना रह गया, 5,000। 10,000 का था, 5,000 का बिक गया, कितना रह गया, 5। उस 5 से इतना खरीदा कि वो 25 पे चला गया। तो 5 से कितना खरीदा होगा, 25 पे चला गया। 20,000 खरीदा होगा तभी तो 20 अधिक खरीदा, 5 पिछला था, मिला के टोटल एंड में कितना आ गया। यस, आ रही है मेरी बात समझ? बिल्कुल। बास किताबों ने बड़ा सादा सा फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला लिखा है उन्होंने ऐसे कि अगर कभी भी सेल आ जाए और निकालना हो परचेज ऑफ फर्नीचर, तो मेरे बच्चों डिफरेंस लो, किसका, फर्नीचर का डिफरेंस लो, और उसमें प्लस कर दो जितने का फर्नीचर सोल्ड हुआ उसकी कॉस्ट। तो भाई कितना डिफरेंस है, 15। कितना सोल्ड हुआ, 5। टोटल कर लो कितना, 20,000। कौन सा अच्छा है, ये वाला। पता था नहीं सर, ये वाला अच्छा है सर, ये अच्छा है। वो जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन बाज दफा ऐसा भी अभी देखो तो परचेज ज्यादा है, सेल ज्यादा है। दोबारा सोच के बताओ, परचेज ज्यादा है, सेल ज्यादा है। कभी ऐसा तो हो सकता है सेल ज्यादा हो परचेज कम हो, तो वहां प्लस नहीं माइनस करना होगा। समझ में आएगा? अगर परचेज ज्यादा है तो ठीक है, प्लस हो रहा है, लेकिन अगर सेल की ज्यादा हो जाएगी तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, वहां प्लस नहीं होगा, वहां क्या होगा, माइनस होगा। तो उसमें गलती के चांसेस हैं, इसमें कभी भी गलती नहीं। समझ में आई बात? इसमें भरपूर लॉजिक है तुम्हारे पास, मगर काम चलाओ तहरीक चलाने के लिए था, वेरी शाबाश, वेरी गुड, कोई मसला नहीं। बट थ्रू ड्यूरेबल, ड्यूरासेल, लंबा चलते ही जाए उसके लिए समझ में आई बात? बाकी आपके ऊपर है, आप ड्यूरासेल चलाएंगे या एवरीडे बिल्ली मार का। सर ये मेरे को अलाउंस अब मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर आ रहा हूं, पूरा बात करेंगे। अब ये परचेज कराया, इसका मतलब है ये वाला काम आपका, लेकिन अब ऊपर वाला रह गया। यस सर। इसी चीज के लिए यहां ओपनिंग और क्लोजिंग लिखी थी, कौन सी वैल्यू मालूम है? अच्छा, ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई ना, अगर आप सोचते तो जरूरत नहीं बनाने की, सिर्फ ऐसी बताने के लिए करो, वरना इसका कोई ताल्लुक नहीं कि आप कैश फ्लो बैंकिंग एंट्री बनाते हैं। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं पता है क्योंकि यही तो निकालना है, लेकिन रिटर्न ऑफ मालूम है। कितना रिटर्न ऑफ था, तो 500 और 2500, 3,000। 3,000, इधर भी 3,000, 2,000 इधर भी 3,000, उसके बाद 2,000 का तो डिफरेंस। 2,000 क्या बन गया, इस साल का डेप्रिसिएशन। इसको ले जाके कहां लिख सकते हो, नॉन कैश आइटम नहीं, डेप्रिसिएशन। इसी तरह अगर रट्टा लगाने वाली बात करते हो तो नॉन कैश आइटम
डेप्रीसिएशन डायरेक्ट ऐसे निकल सकता है कि अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट का क्या लो डिफरेंस और प्लस कर दो उसमें जितना डेप्रीसिएशन इस साल में टर्म ऑफ हुआ। 2500 और 1000 का डिफरेंस 1500, रिटर्न ऑफ हुआ था 500, प्लस कर दो कितना आ गया, वही आ गया। फिर भी अगर इसमें वो बढ़ गया तो वो फिर वही वाली बात है कि अगर ज्यादा सोल्ड हुआ होगा तो रिटर्न ऑफ ज्यादा हुआ होगा, रिटर्न ऑफ ज्यादा हुआ होगा तो प्लस नहीं होगा, फिर क्या होता है माइनस होता है। लेकिन अब उसमें तुम्हारे जैसे इनिशियल लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है पहचानना कि यहाँ कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है। उससे पहचानना कैसे पड़ेगा, उसमें पहचान ये होगी कि एसेट बाद औकात बढ़ता बढ़ता नहीं आएगा, कम होता बढ़ता रहेगा। मसलन एसेट में कमी हो रही थी 10,000, एसेट में कमी हो रही थी 10,000 तो लग रहा सेल हुआ, लेकिन जब सेल किया था तो हमने 30,000 का माल सेल किया था, यानी यहां 30,000 लिखा था। तो भाई अगर सिर्फ 10,000 की डिक्रीज आ रहा है और सेल हुआ है 30,000 का, तो इसका मतलब है बीच में कुछ परचेज किया है, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो 30,000 डिक्रीज होना चाहिए था, उसमें डिक्रीज कितना है 10, तो उसका मतलब है बीच में 20,000 का क्या किया है परचेज। तो अब 30 और 10 को प्लस कर लोगे ना तो 40 आ जाएगा, तो वहां 20,000 निकालने के लिए 30 और 10 को माइनस करोगे तो 20,000 आएगा, कभी भी प्लस करने से नहीं आएगा। आई बात समझ में, लेकिन मैं उससे जान ही रहा हूं, लेकिन मैं बता ही रहा हूं कि ये बात सही तरीका ये सीखा है। लेकिन अब एक लास्ट बट सबसे बम्बार्ड सुनो बम्बार्ड बात, जैसे ही सेल हो जाए बाद में एक दूसरे को देख लेना और बहुत देर तक देखते हैं। अभी मुझे सुनिए, क्योंकि ये बात जो बता रहा हूं इस तरह बोल के उसने कि मैं पहले वो रिलीज करना चाह रहा हूं जो अब तक का प्रेशर आया दिमाग के ऊपर, और कुछ सादा एक नई कहानी जन्म लेगी यहाँ जन्म, और असल वही कहानी है। और वो क्या कहानी है कि जब आप ऊपर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, लिखा आपने डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम निकाल दिया, अमोर्टाइजेशन है तो वो भी निकाल लिया। आज के बाद एक तीसरा आइटम यानी 1, 2, 3 एक चौथा आइटम जगह बनाएगा और वो प्लस होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2500। तो अब ये चीज उदास नहीं आएगी। अब अभी ये चीज को मैं समझा देने के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर लॉस है तो लॉस यानी आपने लिखा नेट इनकम, आपने ऐड किया डेप्रिसिएशन, आपने ऐड किया अमोर्टाइजेशन, एक और चीज ऐड कर लीजिए अकाउंट रिसीवेबल वगैरह में दाखिल होने से पहले, और वो क्या लॉस ऑन फर्नीचर। लेकिन अगर कल को गेन हो तो अगर गेन है तो वो माइनस होगा। दिमाग में कुछ लोगों के अगर सवाल बनता है तो पूछना जाएंगे सर लॉस को माइनस करना चाहिए। यस सर, चल गेन को आप उल्टा, लेकिन इसका जवाब ये मेरे बोलने के बाद जब ये सवाल करेगा तो इसको मैं बोलूँ हाँ तू बड़ा सही है, तारीफ करूँ इसकी। अगर तू पहले करता था मैं बोलता हाँ मैं बोलना रहा था, लेकिन गुस्ताखी होती है। नहीं गुस्ताखी तो करते ही रहता है। अच्छा है, अभी मैं इस चीज को अगर कहते हो तो भी बता देता हूँ, लेकिन ये जहन में रख लो गेन उल्टा होता है। पता है क्या, एक जुमला बोल रहा हूँ अगर समझ में आ जाए तो समझ में याद है, सेल जो भी होती है क्या फर्नीचर की या किसी भी चीज की, उसमें गेन या लॉस होता है वो इनकम स्टेटमेंट में पहले जाता है। अगर इनकम में जाएगा या नहीं जाएगा, एक फर्नीचर बेचा लॉस हुआ, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी वो लॉस क्या हो चुका होगा, माइनस हो चुका होगा, और अगर गेन होगा तो वो इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्लस हो चुका होगा। तो जो ऊपर नेट प्रॉफिट और नेट इनकम होता है उसमें पहले से लॉस या गेन क्या होता है, शामिल। जब हम सेलिंग प्राइस लिख रहे होते हैं 2000, तो सोचो ये 2000 लॉस इसमें शामिल है या नहीं शामिल है, क्योंकि ये अपनी बुक वैल्यू से कम है तो ये इसमें लॉस शामिल है। अगर मैं यहाँ पर लॉस शामिल है और प्रॉफिट में भी शामिल है तो मेरे पास लॉस की काउंटिंग 2 दफा हो जाएगी। इसी तरह जब गेन होगा ना तो गेन की काउंटिंग भी, तो असल में अपने कैश फ्लो में गेन या लॉस की डबल इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूं कि अगर पहले लॉस जो ऐड हुआ लेस हुआ होता है उसको खत्म करने के लिए प्रॉफिट में
क्या कर देता हूं ऐड, और गेन जो पहले प्लस हुआ होता है उसको क्या कर देता हूं लेस। ये बात मुझे पता है कि अभी आपको लॉजिक से शायद इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि कैश फ्लो में हम डबलिंग को खत्म करने के लिए रिवर्स करते हैं, और ये समझा सकता हूं, लेकिन पूरा सवाल सामने होगा तो बहुत अच्छे से वो बात समझा सकूंगा। यहां पे मैं इस बात को पहला सेशन खत्म कर रहा हूं। अब समझ लीजिए, रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट निकालना सिखाया, एक मिनट अमोर्टाइजेशन की बात सिखाई, और सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 चीज आपके साथ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जब तक हम पॉज करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। 35 मिनट की क्लास वैसी हो गई।